हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशियोलॉजी पर। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज जो है हम एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। और ये बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है, पुराने ही वीडियो का एक पार्ट है। तो इसमें जो है आज हम जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हम पिछली 2 वीडियोज़ में जो है पहले भी सॉल्व कर रहे थे। तो आज भी जो है उसी का ही जो बचा हुआ पार्ट है, उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। और पेपर का नाम आप लोगों को पता ही है, सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है, ये तुम्हारा सिलेबस का पेपर है। तो आइए देखते हैं। तो आज से पहले जो है हम 75 सवाल जो है हल कर चुके हैं। और आज जो है 76 वा जो सवाल है, 76वां जो सवाल है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है 76वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौजूद एक भाषा परिवार नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार नहीं है, तो उसका आंसर सी है, यानी कि अफ्रीकी एशियाई जो परिवार है वो भाषाई परिवार नहीं है भारत में। ठीक है, इससे अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया। तो अष्टांगिक जो मार्ग है वो महावीर स्वामी जी ने बताया है। ठीक है, इसका भी आंसर सी ही है। ठीक, इसके बाद में जो आता है अगला सवाल, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है। तो अग्नि मंदिर जो है वो पारसी धर्म का पूजा स्थल है। ठीक, पारसी धर्म जो है, पारसी धर्म वाले जो है अग्नि मंदिर को अपना पूजा स्थल मानते हैं। और जो इससे अगला सवाल है 79, 50 से 75 वर्ष की आयु तक कौन सा आश्रम रहता है। 50 से 75 वर्ष की आयु तक कौन सा आश्रम रहता है। तो 50 से 75 वर्ष की आयु तक जो आश्रम रहता है वो है, इसमें जो लिखा है वानप्रस्थ ये नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर है 50 से 75 में वो संन्यास आश्रम है बच्चों, इसका भी आंसर सी है। ठीक है, तो हम उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो जो ये जो आश्रम है इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना कितना होता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला आश्रम होता है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसका जो है पहले वर्ष से लेके 25 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसका जो समय है वो 1 से 25 साल तक का है। और जो दूसरा आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आ जाता है गृहस्थ आश्रम, तो उसका जो है 26 से 50। ठीक है, इसका जो कार्यकाल है वो है 26 से 50 वर्ष, यानी कि व्यक्ति की जब उम्र 26 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होती है तो वो अपने गृहस्थ आश्रम में होता है। ठीक है, इसके बाद आता है 50 वर्ष के बाद 51 से 75। 51 से 75 का मतलब संन्यास आश्रम। ठीक है, संन्यास आश्रम होता है 51 से 75 वर्ष। और जो उसके बाद जो लास्ट वाला जो आश्रम है वो है वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, तो वानप्रस्थ आश्रम की जो एज होती है वो होती है 75 से 100 वर्ष। तो इस प्रकार जो है जो मनुष्य की जो टोटल आयु मानी जाती है ना, हिंदू धर्म या इनके अकॉर्डिंग, तो वो जो है 100 वर्ष मानी जाती है। यानी कि 1 से 25 में पहले आश्रम में प्रवेश करता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, 26 से 50 गृहस्थ आश्रम, और 51 से 75 संन्यास आश्रम, और 75 से 100 वानप्रस्थ आश्रम होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसमें जो है आंसर इसका सी है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो 50 से 75 ही पूछे, है ना, 1 से 25 भी पूछ सकता है, 25 से 50 पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये चारों आश्रम जो है इस प्रकार से होते हैं। तो ये जो है ध्यान रखना, चारों आश्रम का समय क्या क्या है। तो एक आश्रम 25 साल का होता है और बाकी जो है उसी के अनुसार 25-25 साल उसमें ऐड करते चले जाओ तो वो चारों आश्रम हमारे पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के आकार के घटते क्रम में निम्नलिखित धर्मों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित धर्मों को व्यवस्थित करना है जनसंख्या के अनुसार। तो इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है उसको जो है घटते क्रम में लिखना है। ठीक है ना, तो घटते क्रम के मतलब सबसे
बड़ा पहले, उसके बाद में फिर उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किस धर्म की है। तो मैंने इधर लिख दिया है H4 हिंदू, M4 मुस्लिम, C4 क्रिश्चियन और S4 सिख। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। उसके बाद कितनी है, 96.63 करोड़। 2000 ये जो 11 की जनगणना हुई है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और मुस्लिम की जनसंख्या कितनी है, 17,522 करोड़। फिर ये क्रिश्चियन है, ईसाई की है 2.78 करोड़। ठीक है, उसके बाद सिख की जो है वो है 2.08, ये 8 है। ठीक है, 2.08 करोड़। तो इस प्रकार से जो है हम इसको घटते क्रम में अरेंज कर लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। पहले हिंदू आएगा, फिर मुस्लिम आएगा, है ना। तो पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर क्या आएगा, क्रिश्चियन, ईसाई, और फिर जो आएंगे वो सिख आएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम इसको अरेंज कर लेंगे और जो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। ये है 81। तो बच्चों जो ये 81 सवाल है, नेल्स एंडरसन द्वारा बताई गई आधुनिक नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है। ये सवाल जो है कहीं मिला नहीं। ठीक है, ये सवाल जो है कहीं पे भी हमें मिल नहीं पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल नहीं है बस इसमें, क्योंकि 100 में से 99 सवाल हमने तुम्हें जो है पूरे के पूरे कराए हैं। लेकिन बस यही एकमात्र ऐसा सवाल है जो बहुत ज़्यादा सर्च करने पर भी मिल नहीं पाया है। ठीक है, तो छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 82 सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता हो। यह किसने कहा है, तो ये जो है बर्गेल ने कहा है। ठीक है, ये जो है ऐसे की ऐसी परिभाषा तुम्हारी किताबों में है, तो अगर तुम इसको खोजने का या ढूंढने का प्रयास करोगे तो ये बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये बर्गेल की परिभाषा, ई बर्गेल की परिभाषा है ये। तो बर्गेल ने जो है इस तरह की बात कही है। अब इसके बाद क्या है, 83, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। तो लघु समुदाय अगर तुमने पढ़ा हो तो लघु समुदाय की 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसमें जो विशेषता नहीं पाई जाती वो डी, व्यक्तिवादिता नहीं पाई जाती, बाकी तीनों पाई जाती हैं। ठीक है, हाँ। तो अब आगे देखते हैं 84 एंड 85। तो 84 क्या कह रहा है, मिश्रित विशेषता वाले पड़ोस का समान लक्षणों वाले पड़ोस में बदल जाना कहलाता है। क्या कहलाता है, ये घेट्टोकरण कहलाता है। ठीक है, घेट्टोकरण। ठीक है, अजीब सा नाम है लेकिन क्या करें, नाम है ही, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, इसके बाद 85, एक डैश ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई शहर, बड़े शहर और अन्य शहरी क्षेत्र शामिल हैं, जो जनसंख्या वृद्धि और भौतिक विस्तार के माध्यम से एक निरंतर शहरी और औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र बनाने के लिए विलय कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई बात आ रही है निकल करके, इसको 2 या 3 बार अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा ये जो है महानगर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की बात अगर कुछ है वो, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना है, वृद्धि हो रही है, भौतिक विस्तार हो रहा है ना, कई सारे जो शहर है वो मर्ज हो रहे हैं आपस में, तो इस तरह की बात एक जो है महानगर ही कर सकता है, और ये जो है महानगर इसका जो है सही आंसर है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। 86 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म के 3 ऋण में से एक ऋण नहीं है। ठीक है, तो बाकी के जो ऊपर के जो 3 ऋण हैं वो तो तीनों ऋण हैं, लेकिन इसमें पूछा कौन सा ऋण नहीं है। तो अतिथि ऋण जो है हमारे हिंदू धर्म में नहीं पाया जाता है। देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, और एक ऋण ऋषि ऋण होता है। तो ये तीनों ऋण पाए जाते हैं और ये अतिथि ऋण जो है ये नहीं पाया जाता, इसलिए ये इसका आंसर है। अब इसके बाद आया गारो, खासी और जंतिया जनजाति किस राज्य में स्थित हैं। तो ये असम में स्थित है। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो ट्राइब्स हैं ये असम में पाई जाती हैं। इसके बाद है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, पुस्तक किसने लिखी है, यानी कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं ई एंडरसन हावेल। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो जो है ये किताब, जो इसका आंसर सी है,
उन्होंने जो है ये लिखी है, एंडरसन हेवल ने लिखी है ये। 89 में क्या कह रहा है, अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में मतलब पाई जाती है। ठीक है, तो जो एसटीज हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, वो सबसे ज़्यादा एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और अगला सवाल क्या कर रहा है, भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जनगणना लिख दी इन्होंने 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की कितना प्रतिशत है, 8.6। तो इसका जो ए है वो जो है इसका सही आंसर है। तो 8.6% जो है भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नाइन्टी वन क्या कह रहा है, जीएस घुरिये का शोध प्रबंध कास्ट एंड रेस इन इंडिया कब प्रकाशित हुआ। तो ये प्रकाशित हुआ 1932 में, 1932 में। इसको अगर खोजेंगे नेट पे, गूगल पे, तो भी ये जो है बता देगा इजीली, बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है इसमें। और या जीएस घुरिये किसी ने पढ़ा होगा तो उसको जो है भली बात याद होगा ये। अब 92 क्या है, हर्बर्ट रिजले थे। हर्बर्ट रिजले थे, कौन थे हर्बर्ट रिजले, ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे, है ना, या कहें तो समाजशास्त्री थे, ब्रिटिश औपनिवेशिक समाजशास्त्री भी कह सकते हैं। अधिकारी थे तो अधिकारी ही लिखा है इसमें, तो अधिकारी थे। इसके बाद में क्या आया, जीएस घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जीएस घुरिये ने 6 विशेषताओं के बारे में बताया है, जिसने पढ़ी हैं। तो 6 विशेषताएं जिसको याद है वो तो इसमें से छांट लेगा कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, वो हैं। और जो दूसरी वाली है वो जो है इसमें नहीं पाई जाती। ये वाली जो विशेषता है दूसरी, नागरिक और धार्मिक क्षमता, ये नहीं पाई जाती है। समाज का खंडात्मक विभाजन होता है, संस्तरण पाया जाता है, व्यवसाय एवं विवाह का चुनाव, ये जो हैं बताई हैं जीएस घुरिये जी ने। मेरी पुरानी वीडियो है उसमें जीएस घुरिये की 6 विशेषताओं पर मैंने जो है विस्तार से बताया है, तो आप जो है चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, पिछली वीडियोस में है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और इसके बाद जो सवाल आया है वो 94, और 94 सवाल क्या कहता है, 94 सवाल कह रहा है कि जीएस घुरिये ने अपने किस अध्ययन में क्षेत्र कार्य पद्धति का वर्णन किया है। तो जो इनका जो अध्ययन यानी कि जो इनका फील्ड वर्क मेथड था वो उन्होंने कौन से अध्ययन में किया है, मतलब कौन सी स्टडी में किया है। तो वो जो स्टडी थी, वो जो इन्होंने जो अध्ययन किया वो था कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इसमें जो है इन्होंने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में अपने अध्ययन यानी कि जो फील्ड वर्क वाला जो काम है वो इन्होंने इस वाली, जब इन्होंने एक किताब लिखी उसमें जो है इन्होंने फील्ड वर्क एज अ मेथड यूज़ किया था इस किताब को लिखने में। ठीक है, इसके बाद 95 क्या कह रहा है, होमो हायरार्किस एवं होमो इक्वलिस किताबों को किसने लिखा है। ठीक है, तो मैंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो है लुइस डूमो को भी पढ़ाया है और इस बारे में जो है बात की है ना। तो होमो हायरार्किस जो किताब है वो लुइस डूमो की है, और होमो इक्वलिस भी जो किताब है वो भी जो है, इक्वलिस भी किताब जो है वो भी लुइस डूमो ने ही लिखी है। दोनों की दोनों किताबें जो है लुइस डूमो ने ही लिखी हैं। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जा कर के भी आप जो है लुइस डूमो को भली भांति अच्छे प्रकार से जो है पढ़ सकते हो। और इसके बाद जो आया है ये 96, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कुंबापटई के तंजोर गांव में जाति व्यवस्था का अध्ययन किया। ठीक है, तो तंजोर विलेज का जो अध्ययन किया है वो AR देसाई साहब ने किया है, तंजोर का। ठीक है, AR देसाई साहब ने जो है तंजोर जिले का अध्ययन किया है। और इसके बाद किसी अन्य संस्कृति को अपने स्वयं की सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर आंकना कहलाता है। तो अगर इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे, जजिंग अनदर कल्चर बेस्ड ऑन वंस ऑन कल्चरल नॉर्म्स इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, प्रजाति केंद्रवाद कहलाता है ये।
प्रजाति केंद्रवाद। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो 98 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इरावती कर्वे ने भारतीय समाज की भाषाओं को कितने परिवारों में विभाजित किया है। तो इरावती कर्वे ने जो है 4 प्रकार के फैमिलीज के बारे में बताया है ना, कितने परिवारों में किया है, तो इन्होंने 4 प्रकार से जो है इनको बताया है, और वो कौन कौन से हैं वो भी जो है मैंने मेंशन किया है, द नॉर्थर्न फैमिली, द सेंट्रल फैमिली, द साउथर्न फैमिली, द ईस्टर्न फैमिली। तो इन 4 प्रकारों में जो है इरावती कर्वे ने परिवार को जो है भाषाओं को परिवार में विभाजित किया है। ठीक है ना, समाज की भाषाओं को कितने परिवारों में विभाजित किया है, तो जो समाज की भाषाएं हैं वो इन 4 परिवारों में जो है इन्होंने विभाजित किया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में अगला सवाल, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, यानी कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान कर रखी है, तो वो 22 भाषाएं हैं जिनको जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाएं, इस बारे में एक बार क्लास में भी चर्चा हुई थी, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो है 22। ठीक है, तो अपना पढ़ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो आखिरी सवाल है इस वाले क्वेश्चन पेपर का, तो वो है ओडिशा को किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो ओडिशा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान हुआ, तो ये है 2014 में। ठीक है, तो 2014 में जो है ओडिशा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। ओडिया को, सॉरी ओडिशा को नहीं, ओडिया को, यानी कि उड़ीसा की जो लैंग्वेज है ओडिया, उसको जो है 2014 में मान्यता प्राप्त हुई, उसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से जो है हमने 100 के 100 सवाल इस क्वेश्चन पेपर के हमने हल कर लिए हैं। 100 के 100 तो नहीं कह सकते, एक सवाल चूंकि नहीं मिला, तो 99 जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। 99, एक सवाल नहीं मिला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी, तो इसको जो है तुम आराम से पढ़ना, और एक बार नहीं 2 बार अपने आराम से पेपर को देख लेना, और इसी से संबंधित आने वाले सवाल भी होंगे तो उनको भी जो है तुम लोग बना सकते हो आराम से। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया था तो मुझे लगा कि शायद तुम लोगों का इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, और तुम लोग इसको जो है हल करना, आराम से बैठ के पढ़ लेना, और अच्छे से जो है अपनी तैयारी शुरू करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो तुम लोग कभी नहीं करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी तुम्हारा भला होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। और जो है इसी उम्मीद के साथ थैंक्स अ लॉट।